वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और यह टॉपिक है संगीत में आधुनिक विकास। पिछले वीडियो में हमने देखा था संगीत से संबंधित प्रमुख यंत्र, वाद्य यंत्र लोक संगीत में कौन कौन से प्रयोग में लाते हैं और इसके अलावा जो शास्त्रीय संगीत होता है जैसे कि सितार आदि का प्रयोग करते हैं तो वो कहाँ पर प्रयोग करते हैं और कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का होता है, कौन सा वाद्य यंत्र वायु के आधार पर होता है और किस में थाप देकर या फिर ठोक बजाकर उसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अगला टॉपिक रहेगा संगीत से जुड़े समुदाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संगीत का जो विकास है उसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है गंधर्व महाविद्यालय की। गंधर्व महाविद्यालय से संबंधित तथ्य देखते हैं। बी.डी. पुलुस्कर ने आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संगीत, जो भारतीय सांस्कृतिक संगीत है और नृत्य के शिक्षण और ज्ञान के संचारण के अभिव्यक्त उद्देश्य के साथ 1901 में इस विद्यालय की स्थापना की थी। तो जो बी.डी. पुलुस्कर थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1901 में की गई। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद अगला है प्रारंभ में इसे लाहौर में खोला गया था लेकिन 1915 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अभी ये वर्तमान में मुंबई में है और 1915 में ये मुंबई में आया था, लेकिन जब 1901 में इसकी स्थापना की गई तो ये कहाँ पर था? लाहौर में था। यह महाविद्यालय संगीत के हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय रूपों पर केंद्रित था। यानी कि आज़ादी के पहले की बात हो रही है। 1901 तो बहुत पहले है, ठीक है। तो आज़ादी से लगभग 40-45 साल पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी, गंधर्व महाविद्यालय। इसके बाद है प्रयाग संगीत समिति। इसकी स्थापना 1926 में की गई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शिक्षा प्रदान करने के लिए इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। अब इलाहाबाद को प्रयागराज नाम से जानते हैं, तो ये प्रयागराज में है, ठीक है। प्रयाग संगीत समिति। इसके बाद अगला है संगीत नाटक अकादमी। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संगीत नाटक अकादमी का प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो संगीत नाटक अकादमी 1952 में भारत सरकार के द्वारा कला के लिए स्थापित पहली राष्ट्रीय अकेडमी है, पहली राष्ट्रीय अकादमी है। तो ये फर्स्ट नेशनल अकेडमी है जिसको भारत सरकार ने स्थापित किया था कला के लिए, ठीक है, आर्ट के लिए। यह अकेडमी जो है, यह अकादमी भारत में संगीत, नाटक और नृत्य के लिए व्यवस्था का निर्माण करने पर केंद्रित थी। तो ये संगीत के लिए भी थी, नाटक के लिए भी थी और नृत्य के लिए भी थी। और तीनों चीज़ें ही जो है कलाओं के रूप हैं, तीनों कला के रूप हैं, गीत, नाटक और नृत्य, ठीक है। 1952 में स्थापित हुआ था, ये याद रखना है। इसके बाद अगला है मैरिज संगीत महाविद्यालय। यह भारत में शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करने के प्रमुख संस्थानों में से एक है। 1926 में इसकी स्थापना महान संगीतज्ञ के द्वारा की गई थी जिनका नाम था विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है। इन्होंने इसकी स्थापना की और वे इस विद्यालय की स्थापना के लिए अपने मूल स्थान लखनऊ वापस चले गए। तो इन्होंने लखनऊ में इसकी स्थापना की, मैरिज संगीत विद्यालय। इसके बाद अगला है स्पिक मैके। किरण सेठ ने 1977 में स्पिक मैके समुदाय की स्थापना की। इस संगठन का पूरा नाम युवाओं के मध्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन के लिए सोसाइटी है। तो ये जो स्पिक मैके विश्वविद्यालय है या स्पिक मैके समुदाय है, ये युवाओं के मध्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन के लिए एक सोसाइटी है जिसकी स्थापना 1977 में स्पिक मैके ने की थी और इन्हीं के नाम पर ये समुदाय है, ठीक है। तो स्पिक मैके 1977, मैरिज संगीत महाविद्यालय 1926 में। ये आज़ादी के पहले का ही है, ये बस आज़ादी के बाद का है। और संगीत नाटक अकादमी जिसकी स्थापना भारत सरकार ने की 1952 में, ये आज़ादी के बाद का है। बाकी 1926 में प्रयाग संगीत समिति भी आई और 1926 में मैरिज संगीत महाविद्यालय भी आया, दोनों ही 1926 के हैं। और सबसे पहले गंधर्व महाविद्यालय आया 1901 में, ठीक है। सारे हमने देख लिए। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है संगीत से जुड़े समुदाय। एक एक करके सारे समुदाय देखेंगे। सबसे पहले दिया गया है लांघा समुदाय, और लांघा समुदाय जो है मुस्लिम जनजातीय समुदाय है। यह गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में है।
और इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। मुस्लिम राजपूतों का उनके प्रशंसात्मक गीतों द्वारा मनोरंजन ये करते हैं। जो लांघा समुदाय है ये क्या करते हैं? मुस्लिम राजपूतों का उनके प्रशंसात्मक गीतों के द्वारा मनोरंजन करते हैं। गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में आपको मिलेंगे। फिर है मंगनियार और मिरासी समुदाय, ये भी मुस्लिम समुदाय है और ये राजस्थान वाले क्षेत्र में है। इससे संबंधित जानकारी है, कमाईचा नामक यंत्र के साथ ये लोक संगीत का गायन करते हैं। तो जो मंगनियार या मिरासी समुदाय है ये कमाईचा, का में से जो कमाईचा है इसमें से का हटा दिया जाए तो माईचा बचेगा, और इस प्रकार से याद रख सकते हैं मंगनियार मिरासी माईचा मा, और ये राजस्थान में है। तो कमाईचा नामक यंत्र का ये प्रयोग करते हैं लोक संगीत के गायन में। इसके बाद अगला समुदाय देखते हैं। अगला है करला भजन। करता भजन जो है, करता भजन है, करला नहीं है। करता भजन जो है ये पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। कीर्तन आदि भी पश्चिम बंगाल में ही किए जाते हैं। तो करता भजन भी पश्चिम बंगाल में है और बाउल भी पश्चिम बंगाल में ही है। ये दोनों ही समुदाय हैं, ये समुदाय के नाम है। बाउल एक गीत का नाम भी है, लेकिन ये बाउल समुदाय के द्वारा ही गाया जाता है, तो ये याद रखें। करता भजन की सबसे पहले बात करें तो ये जो है ये 4 प्रकार की होती है और उनके विश्वास के अनुसार जो मंत्रों के जाप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये मंत्रोच्चारण करते हैं और इससे मानना है कि जो मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उससे सिद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद है बाउल। तो बाउल जो है ये पश्चिम बंगाल में ही है। यहाँ पर ग्रामीण अंचल में आध्यात्मिक गायकों का एक समूह है, वे कर्ता भजन की एक प्रकार है। तो ये इससे ही निकला है और ये ग्रामीण अंचल में प्रचलित है और आध्यात्मिक प्रकार के जो गायक होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है आध्यात्मिक गायन किया जाता है। इसके बाद अगला है जोगी। जोगी का संबंध राजस्थान से है। तो यहाँ पर मंगनियार मिरासी भी देखा था राजस्थान में, लांघा समुदाय भी राजस्थान में देखा था, जोगी भी राजस्थान का है, भोपा भी राजस्थान का ही है। फिर है बरोत, चारण और गढ़वी, ये तीनों ही समुदाय गुजरात के हैं। बरोत, चारण और गढ़वी तीनों ही गुजरात के हैं। इसके अलावा गुजरात में लांघा समुदाय भी है। ठीक है, सबसे पहले देखा था गुजरात और राजस्थान में है। फिर है मुरिया जनजाति। मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में है और ये किस प्रकार के गीत गाते हैं? ये रैलो कहे जाने वाले गीत गाते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि रैलो गीत किसके द्वारा गाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है? तो ये मुरिया जनजाति गाती है और ये छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। फिर छत्तीसगढ़ में कमार समुदाय भी पाया जाता है जो कि विवाह आदि गीत गाते हैं, कमार समुदाय। इसके बाद बघेल समुदाय मध्य प्रदेश से संबंधित है और ये हरदौल देवता को समर्पित अर्ध ऐतिहासिक गीत गाते हैं। ठीक है, तो जो हरदौल देवता को समर्पित अर्ध ऐतिहासिक गीत गाए जाते हैं किसके द्वारा? बघेल समुदाय के द्वारा। इसके बाद अगला है पुलियार पर्वतीय जनजाति, ये तमिलनाडु में है। ये तलम नामक संगीत की प्रस्तुति करते हैं। इदू मिश्मी अरुणाचल प्रदेश के हैं। मिसमी जनजाति वैसे भी अरुणाचल प्रदेश साइड में ही पाई जाती है। तो इदू मिसमी यहाँ का एक समुदाय है जो कि अनुष्ठात्मक नृत्य करते हैं। इसके बाद मोकेन जनजाति है, ये अंडमान निकोबार बिल्कुल भारत के नीचे मिल जाएगी। ठीक है, मोकेन जनजाति क्या है? इनका कोई धर्म नहीं होता, ये अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए एक अनुष्ठानात्मक गीत गाते हैं या फिर नृत्य करते हैं। तो वहीं पर ये प्रचलित है, उसी से संबंधित ये संगीत है। नृत्य करेंगे तो कुछ ना कुछ संगीत तो बजाएंगे ही, कुछ ना कुछ संगीत तो गाएंगे ही। तो उसी से निकला है मोकेन जनजाति का ये मोकेन समुदाय और इनका ये गीत। ठीक है, ये याद रखना है कि ये कहाँ का है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। फिर बाजीगर जो है ये गुआड़ समुदाय संबंधित है और ये पंजाब में है। ये त्योहारों और उत्सवों में प्रस्तुति देते हैं और अपनी शक्ति, संतुलन और साहस का प्रदर्शन करते हैं। तो जो बाजीगर समुदाय है ये कहाँ का है? पंजाब का है। मोकेन जनजाति अंडमान निकोबार की है। इदू मिश्मी अरुणाचल प्रदेश, पुलियार तमिलनाडु, बघेल मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में बघेलखंड भी है, बघेलखंड वाला इलाका है। ठीक है, जो कि रीवा आदि, अगर आपने सुना होगा रीवा का नाम, तो जो रीवा सतना है ये बघेलखंड वाले क्षेत्र में आते हैं। तो वहीं से ये शायद निकला है। इसके बाद कमार समुदाय और मुरिया जनजाति दोनों छत्तीसगढ़ में हैं। बरोत, चारण, गढ़वी और लांघा गुजरात के हैं। जोगी, भोपा, लांघा और इसके अलावा यहाँ पर एक पड़ा था मंगनियार और मिरासी जो कि मुस्लिम समुदाय है, ये राजस्थान के हैं सभी। 2 पश्चिम बंगाल के हैं, बाउल और कर्ता। बाउल तो आपने पहले लोक संगीत में भी पढ़ा है तो याद ही हो गया होगा। इसके अलावा मंगनियार मिरासी देख चुके हैं, राजस्थान का है। लांघा समुदाय गुजरात और राजस्थान में है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर संगीत से जुड़े हुए समुदाय देखे। इसके बाद अगला एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आज ही देखते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में राग। तो जो हिंदुस्तानी संगीत है इसके कई सारे राग होते हैं हिंदुस्तानी संगीत में।
जो है करेक्शन भी किया जा सकता है। और जब जैसे जैसे इसमें चीज़ों में सुधार किया गया या फिर जैसे जैसे कुछ चीज़ें परिवर्तित की गई तो नए नए राग उत्पन्न हुए, नए नए घराने बने। ठीक है, तो इसमें जो राग है इनका अपना एक समय होता है, अपनी एक ऋतु होती है, इसी को हम देखने वाले हैं कौन सा राग किस समय गाया जाता है और किस ऋतु में इसका गायन किया जाता है। ठीक है, तो हिंदुस्तानी संगीत में 6 मुख्य रागों के आधार पर ये सब समय ऋतु विशिष्ट होते हैं और विशेष प्रकार की भावना या फिर रस का आह्वान करते हैं। तो इन रागों को देखेंगे। सबसे पहले राग भैरवी। जो राग भैरव है ये भोर के समय गाया जाता है, एकदम बिल्कुल सुबह का जो समय होता है तब गाते हैं। इसकी ऋतु कोई भी नहीं है, हर एक ऋतु में ये गाया जा सकता है, लेकिन समय इसका निश्चित है भोर के समय। ये जो है ये शांति का प्रचार प्रसार करता है, या कह दें ये शांति का भाव रखता है। जो शांति वाला अगर भाव चाहिए सुबह के समय तो ये राग गाया जाता है। ठीक है, तो ये शांति की भावना से संबंधित राग है भैरव राग। इसके बाद अगला जो है हिंडोल राग। हिंडोल राग बिल्कुल प्रातः काल में गाया जाता है। ये बसंत ऋतु में गाया जाता है और इसका संबंध किस भाव से है? युवा जोड़े की मिठास का आह्वान करता है। ठीक है, इसके बाद दीपक राग है। दीपक राग रात में गाते हैं और रात में भी ग्रीष्म काल में ये प्रचलित है, ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है और इसका भाव हो जाएगा या फिर रस हो जाएगा करुणा। करुणा का भाव ये प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगला है मेघ राग। मेघ राग देर रात में गाया जाता है और ये वर्षा ऋतु के समय गाते हैं और ये साहस का प्रतीक है। ये साहस जो भाव होता है साहस नामक रस के लिए ये गाया जाता है। इसके बाद अगला है श्री राग। श्री राग सायंकाल में गाया जाता है, शीत ऋतु में गाते हैं और ये हर्ष का प्रदर्शन करता है। मालकौंस राग ये मध्य रात्रि में गाते हैं और ये शीतकाल में ही गाया जाता है, यानी कि जो शीत ऋतु होती है तब गाते हैं और ये वीर रस का परिचायक होता है, वीर रस का प्रदर्शन करता है। तो ये अलग अलग रसों से संबंधित हैं, अलग अलग भावों से संबंधित हैं। मालकोस मध्य रात्रि में, शीतकाल में, शीत ऋतु में। श्री भी शीत ऋतु का है लेकिन ये सायंकाल का है। मेघ देर रात का है और वर्षा ऋतु का है। मेघ कब है? वर्षा ऋतु में ही होंगे। दीपक रात में जलता है, जब रात हो जाती है तब दीपक को जलाते हैं, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। ग्रीष्म काल में इसको गाएंगे। हिंडोल जो है प्रातः काल में गाते हैं, बसंत ऋतु में गाते हैं। और राग भैरव ये किसी भी ऋतु में गाया जा सकता है लेकिन ये भोर के समय गाया जाता है। भैरव भोर, ठीक है, शांति का परिचायक है। तो इस प्रकार से हमने रागों के समय देखे और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये टॉपिक बिल्कुल भी ऐसे ना सोचे कि ऐसे ही है, इसको पढ़ें अच्छे से, सारी चीज़ें याद करनी है। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे नृत्य के स्वरूप। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अभी UPPSC के लिए जो 14 मई को आपका एग्ज़ाम है उसके लिए 100 डेज़ का क्रैश कोर्स भी चालू हुआ है। अगर आप इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा खासा समय है, आप प्रीलिम्स बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है तो भी आप लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ बने रहें। निरंतर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। सारे जो PDF पेड ग्रुप होते हैं, पेड जो क्विज होते हैं, सब पर आपको वीडियोस बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो सारे आप निरंतर बस आपको पढ़ना रहेगा, मेहनत करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका सिलेक्शन पक्के से हो जाएगा 2023 में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।